नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे अच्छा लगा कि इस जिले को अहिल्याबाई के नाम के साथ में जोड़ा गया है। बीजेपी ने औरंगाबाद का नाम बदला था और यहां पर अहिल्याबाई का नाम रखा है, और ये वही लोग कर सकते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के किसानों पर आफत आई थी। 60 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा किसानों की भूमि और फसल बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी पहल की है। मित्रों, आज मैं आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि को, ये जिले को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम के साथ जोड़ा गया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहिल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी है, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है, और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए लगाया। इसके लिए मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, परंतु सबसे पहले महाराष्ट्र के किसानों पर एक प्रकार से इंद्रदेव ने इस बार आफत भेजी है। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि और उनकी फसल बर्बाद हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था, वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी पहल किसानों को मदद करने के लिए करी है। कई सारे फैसले किए। 2215 करोड़ का राहत पैकेज दिया, जिससे 31 लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। 10,000 रुपया नकद और 35 किलो खाद्यान्न देने का भी महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। केवाईसी की शर्तों को एक बार के लिए थोड़ा रिलैक्स करा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऋण को वसूली पर रोक लगाई। भू राजस्व और स्कूल की परीक्षा में भी छुट्टी देने का काम किया है। ये आपका महाराष्ट्र सरकार का त्रिमूर्ति जो है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, 3 में से एक भी बनिया नहीं है, मगर ये तीनों बनिए से पक्के हैं।
मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएं। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने शुगर मिल से भी घोषणा की और देवेंद्र जी की अपील को प्रतिसाद देने के लिए कई सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। भाइयों बहनों, आज यहां मेरे आने का एकमात्र कारण है पद्मश्री डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल और डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल के पुतले का, आदमकद से भी ऊंचे पुतले का अनावरण करना और उनको कार्य की अंजलि देना। डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी भारत के सहकारिता के आद्य पुरुषों में से एक। महाराष्ट्र के सहकारिता का इतिहास उठाकर जब अभ्यास करते हैं, पद्मश्री विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और वैकुंठ भाई मेहता, ये त्रिपुटी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए सहकारिता की नींव डालने का काम किया। और पद्मश्री पाटिल ने समग्र दुनिया में एक प्रकार से सबसे पहला कोऑपरेटिव साकर कारखाना डालने का काम हमारे पद्मश्री पाटिल ने किया। और इसके कारण न केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के किसान समृद्ध हुए हैं। और साकर कारखाना, उसका मुनाफा व्यापारी के घर में जाने की बजाय किसानों के बैंक अकाउंट में जाने की व्यवस्था आज देश में बनी है, तो उसके पुरोधा, इसके स्थापक डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी थे। मैं आज वो महान आत्मा को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। उनके ही सुपुत्र डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी, इन्होंने कोऑपरेटिव को तो मजबूत किया, मगर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कोऑपरेटिव का मुनाफे से विकास करने की एक नई परंपरा बाला साहब विखे पाटिल ने डाली। 8 दशकों से अधिक लंबे अपने जीवन में 7 बार सांसद चुनकर आए। अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मैं 2 बार उस वक्त उनको मिला था। हमारे गुजरात में एक माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई थी, तब वो वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे, एमओएस वित्त थे। हम उनके पास गए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आरबीआई को
एक रिवाइवल पैकेज माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को देने के लिए, और यह इतना बड़ा योगदान था जिसके कारण 225 कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के बच गए थे और बड़े संकट से उभर कर बाहर आए। इसलिए मैं डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी को भी बहुत मनपूर्वक इस समारंभ में याद करना चाहता हूं और उनका जो पुतला लगा है वो चौक को, वो स्थान को पद्म सम्मान का बहुत अच्छा नाम देने का काम राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और सुधोई ने किया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का नवीनीकरण भी हुआ है। जब 50-51 में ये कारखाने की स्थापना हुई तब 50 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता से शुरू हुई थी और आज 72 टन गन्ना प्रतिदिन ये प्रोसेस करता है और आने वाले समय में 7200 मैट्रिक टन प्रतिदिन से आगे बढ़कर 15,000 टन प्रतिदिन तक एक क्षमता का विस्तारण होगा। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की तब सहकारिता क्षेत्र में सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडी की योजना आई और जो अच्छे यूनिट थे उसको हमने फाइनेंस किया और उसी में से ही आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का विस्तरण हो रहा है। और मित्रों, ये शुगर मिल ने अल्कोहल डिस्टिलेशन संयंत्र जो 70 में लगाया, 15 KLPD की इनकी क्षमता थी, आज 92 KLDP का हुआ है और हमने 240 KLDP ले जाने की उनको मंजूरी दे दी। इथेनॉल संयंत्र 20 KLDP का था, अब 150 KLDP का हुआ है। बायोगैस प्लांट 12,000 क्यूबिक मीटर पर दिन था, अब 30,000 तक काम करता है और को जनरेशन प्लांट 30 मेगावाट से 68 मेगावाट तक पहुंचा है। और मित्रों, फ्रेश मड से जैविक खाद 75 मैट्रिक टन ये कारखाना बनाता है जो ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, ये ठोस कदम अच्छे तरीके से चल रहे इस कारखाने ने बनाए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में शुगर मिलों की संख्या में 67 की वृद्धि हुई है। चीनी उत्पादन में 10 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। डिस्टिलरी 2 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 5 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की आपूर्ति 10 गुना बढ़ी है और पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच गया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखिए बात, स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस बार पीएम ने मन की बात के 126वें एपिसोड का प्रसारण किया है। पीएम मोदी से देश के कई हिस्सों से नागरिकों ने अपने प्रश्न और सुझाव साझा किए। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फडके जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था। और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वे ऐसी चुनौतियों को भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में लगातार 8 महीने रह सकते हैं? क्या आप समंदर में पतवार वाली नाव यानी हवा के वेग से आगे बढ़ने वाली नाव से 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? और वो भी तब जब समंदर में मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जांबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर बिल्ला और दूसरी है
लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ये दोनों ऑफिसर्स। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।